नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज यहां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा 1000 से भी ज्यादा देश विदेश से संस्कृत के विद्वानों का आना हुआ। यहां बहुत शानदार शास्त्रोत्सव का कार्यक्रम किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने अनेक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा से पूरे विश्व को परिचित कराने का काम करेंगे। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आज यहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा 1000 से भी ज्यादा पूरे देश के और विदेश के भी, यानी कहूँगा कि नेपाल से भी आए हुए हमारे संस्कृत के विद्वानों का यहाँ पर बहुत शानदार शास्त्रोत्सव का ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। ये निश्चित रूप से जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, जो पहले भी थी है और हमेशा रहने वाली, उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं ये सब आने वाले। और देवभूमि उत्तराखंड में 2 दिनों तक इन्होंने अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में यहाँ पर हिस्सा लिया है। और निश्चित रूप से ये हमारी जो महान संस्कृति है, महान विरासत है, उस विरासत को ये नवोदित हमारे उदयमान हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे विश्व को हमारी जो परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से परिचित करवाने का काम करेंगे। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को और पतंजलि विश्वविद्यालय को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई वह शिकायतों का निस्तारण करने में देरी न करें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एल स्तर पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर 36 दिन की समय सीमा दी गई और अगर उससे ऊपर समस्या का निदान नहीं होता तो फिर जवाबी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। L1 के स्तर पर 36 दिनों का एक समय सीमा तय की गई है जहां पर शिकायत आती है, और 36 दिनों से अधिक होने पर अगर वो शिकायत वहां से निस्तारित नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को हमने गंभीरता से लिया है और जिन विभागों में ज़्यादा पेंडेंसियाँ है उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है और सभी को 100 को देने का, क्योंकि हम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और मैंने कहा है कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए वो समस्याएं उसी स्तर पर समाधान की ओर जानी चाहिए, उनको उससे ऊपर के स्तर पर नहीं आना चाहिए कि L1 के स्तर पर, L2 के स्तर पर, यानी कि कोई अगर तहसीलदार या STM के स्तर की समस्या है तो उसको जिलाधिकारी या कमिश्नर के यहाँ नहीं आना चाहिए। जो जिलाधिकारी कमिश्नर के यहाँ पर जो चीज़ों का समाधान हो सकता है वो शासन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबको जिम्मेदारी तय की है और अगली बैठक के लिए हमने कहा है कि जो भी पेंडेंसी है उसका तुरंत निस्तारण करें सब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर प्रशासन के द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुरुवार को किच्छा में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन के द्वारा 1 दर्जन से अधिक मदरसों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई अवैध मदरसों को सील भी कर दिया गया। सर कोई कार्रवाई चल रही है क्या है सर, पूरा मामला क्या कार्रवाई? देखिए, लगातार इस बारे में निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि जहां कहीं भी सरकारी ज़मीनों पर इस प्रकार के कोई अवैध स्ट्रक्चर, चाहे वो मदरसे के रूप में चल रहे हों या जिस भी रूप में चल रहे हों, उसको चेक किया जाए। यहाँ पे चेक किया गया है, कोई भी इस प्रकार के दस्तावेज इनके पास नहीं है जिससे इस प्रकार की गतिविधि को संचालित करने का इनके पास कोई अनुमन्य दस्तावेज हो। इसी क्रम में सील करके नोटिस दिया गया है और तदनुसार सरकारी ज़मीन प्रथम दृष्टिगोचर हुई है, उसमें भी आगे अग्रिम कार्रवाई विधि के अनुसार से की जाएगी। अधिकारी साथ में हैं, वो अभी जांच कर रहे हैं। जो व्यक्ति मिला है वो यहाँ का नहीं है, ये तो तस्दीक हुआ है। और जो आधार में एड्रेस है और जो उसके द्वारा एड्रेस बताया गया है, प्रथम दृष्टया उसमें भिन्नता प्राप्त हुई, लेकिन ये जांच का विषय है। उसके बारे में क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा स्वयं गोपनीय जांच की जा रही है, उसके बारे में उनके द्वारा ब्रीफ किया जाएगा। पिछले 10 सालों में ईडी की कार्रवाइयों पर संसद में केंद्र सरकार के जवाब पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस का सवाल है कि संस्था का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये आज जिन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अधिकार इन संस्थाओं को कांग्रेस सरकार ने दिए। आज भारत की मजबूती की बजाय भारत की मजबूती के लिए संस्थाएं काम कर रही है। इन संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर हम चिंतित हैं। मेरा ख्याल है आप शायद किसी
जो संसद में उत्तर दिया गया उसको रेफर कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जिनमें सांसद, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण आदि हैं, हाँ, उनमें केवल 2 के खिलाफ कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ ये इकट्ठा कर पाए हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न है दुरुपयोग का। कांग्रेस का प्रश्न है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, संस्था का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, इन संस्थाओं की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। ये जिन अधिकारों का आज उपयोग कर रहे हैं वो अधिकार इनको कांग्रेस की सरकार के समय में दिए गए हैं। ये सारी संस्थाएं कांग्रेस की सरकार ने खड़ी की हैं और इनको एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में विकसित किया है ताकि भारत मजबूत हो। आज भारत की मजबूती के बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए ये संस्थाएं काम कर रही हैं। इससे इन संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर के हम चिंतित हैं। कार्रवाई जो लगातार चल रही है इसको आप किस नजर से देखते हैं, और जो संसद में सरकार ने जवाब दिया उसको किस नजर? हाँ, अब मैं समझता हूं कि ईडी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस आईने में अपने काम को देखेंगे और जो लोग उनको इस तरीके से उनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचेंगे। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ईडी को एस्टेब्लिश किया था, ये सोच के लिए भारत में करप्शन और इस तरह के जो वो हों उसके लिए ईडी कार्रवाई करे। उस समय जो सोच जवाहरलाल नेहरू की थी और आज जो हो रहा है उसको कहाँ देखते हैं हम? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी संस्थाएं, जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बनी हुई हैं वो भी, और जिन संस्थाओं का आज दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी पंडित नेहरू जी ने खड़ी की, ईडी भी खड़ी की। इसीलिए जो है दूसरी जांच एजेंसियां भी खड़ी की। वो गवर्नेंस के लिए जो चीजें आवश्यक थी, सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के लिए जो चीजें आवश्यक थी, प्रशासनिक स्वच्छता के लिए जो संस्थाएं आवश्यक थी, वो पंडित नेहरू ने और कांग्रेस के समय में उन सरकारों ने खड़ी की। और वैसे तो पंडित नेहरू ने जो है आसमान से लेकर के थल और जल तक सब जगह जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बढ़ा रही हैं, जिसमें अंतरिक्ष आयोग से लेकर के परमाणु आयोग तक, ये सारी संस्थाएं पंडित नेहरू ने खड़ी की। आज रक्षा क्षेत्र के अंदर उनके बनाए हुए कारखानों को बेच करके सरकार अपना खजाना भरने का काम कर रही है और अडानी जी को उपकृत कर रही है, सब नेहरू। वहीं आगामी 4 धाम यात्रा निर्बाध रूप से चलाने के लिए आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। जो सुझाव बेहतर मिले उनको अमल में लाने का दावा आरटीओ ने किया है। बता दें कि सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने परिवहन संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने दूसरे राज्यों के वाहनों को 4 धाम यात्रा पर भेजे जाने का विरोध किया। इसके अलावा यात्रियों के पंजीकरण को आधार से लिंक करने पर भी अपना विरोध जताया। दूसरे राज्यों के वाहनों को केयर ऑफ के माध्यम से उत्तराखंड में रजिस्टर्ड करने पर भी अपनी आवाज बुलंद की। प्राइवेट वाहनों को भी कमर्शियल वाहनों की तर्ज पर ट्रिप कार्ड जारी करने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन आरटीओ के माध्यम से भेजा गया। चारधाम यात्रा की जितनी भी तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक बुलाई थी, जिसमें सारे जो हमारे बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो देहरादून के बस ऑपरेटर्स हों, ऋषिकेश के हों या हरिद्वार के हों, उनके माध्यम से हम लोगों ने जो यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले जो तैयारियां पूर्ण करने के बाद लास्ट समीक्षा बैठक थी कि कोई भी अगर उनको समस्याएं आ रही हैं तो उससे संबंधित वो बता सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बेसिस पर हो, रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो, ग्रीन कार्ड से संबंधित हो या रास्ते में संचालन से संबंधित हो। उनके सबके हम लोगों ने विचार सुने, उनको नोट किया है और इसके जो भी उनके विचार है उसको कंक्रीट फॉर्म में हम अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ बैठकर बैठक करेंगे, जिसमें जो भी ऑनलाइन समस्या आ रही है उनका निदान किया जा सके। साथ में जो रास्ते में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है उसके संबंध में भी बस व्यवसायियों द्वारा अपने विचार दिए गए हैं और नए नए रास्ते बताए गए हैं किस तरह से जाम की स्थिति को बचा जा सकता है। उन पर एक निरीक्षण की टीम भेजी जाएगी जिसमें व्यवसायियों के भी साथ होगा, साथ में हमारा परिवहन विभाग और पुलिस विभाग उन पर्टिकुलर स्पॉट्स पर जाके देखेंगे कि कैसे हम लोग ये जाम की स्थिति को खत्म कर सकते हैं। जैसे महाकुंभ में इस बार करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं, 4 धाम यात्रा में भी
अधिक संख्या में लोग आएंगे, तो उसको लेकर के क्या तैयारी, अतिरिक्त कुछ बसें लगाई गई? देखिए, अब हम लोगों ने ये जो एस्टिमेट किया है वो लगभग हमारा पिछले बार से 60 लाख से ऊपर यात्रियों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए हमारे पास बसों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। लगभग हमारे पास 2000 बसें इधर अवेलेबल है। उसके अलावा रोडवेज से भी हम लोग बसों को यूज़ करेंगे। इसके अलावा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुमाऊं से भी बसेस को मंगाएंगे। इस बार किसी भी यात्री को बस के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। कम दाम पर सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पे बस मिलेगी। सर, ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड को लेकर कब से स्टार्ट किया जा रहा है उत्तराखंड में? देखिए, ग्रीन कार्ड की ऑनलाइन व्यवस्था पूरी हो गई है। साथ में एक ऑडिट कराया जा रहा है। हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ग्रीन कार्ड का पोर्टल लाइव कर देंगे और लाइव करने के बाद जो लोकल हमारी गाड़ियां हैं उनका ग्रीन कार्ड बनाना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या डिस्प्यूट है अभी, क्या उसमें इशू? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि चारधाम 2025 का आगाज होने जा रहा है और अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ हमने 4 जो हमारे मुख्य बिंदु थे, उन बिंदुओं पर हमने आरटीओ महोदय के सामने अपनी बातें रखी है कि एक तो सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिससे हमारा पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, वो समस्या है कि अन्य प्रदेशों के जो वाहन हैं, अन्य प्रांतों के जो वाहन हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश को केंद्र बनाकर यहाँ से यात्रा ढोने का काम कर रहे हैं, जिसका सबसे नुकसान जो हमारे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड वाहन हैं उनको हो रहा है, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, जीप हो, कमांडर हो, बसें हो। तो उसके लिए हमने अभी तक अपने जो है एक ज्ञापन आरटीओ महोदय से मुख्यमंत्री जी को दिया है उनके द्वारा कि सबसे पहले इन पर अंकुश लगाया जाए। अगर इन वाहनों पर अंकुश नहीं लगता है तो हम पूरे जितना भी हमारा परिवहन व्यवसाय है इस पर लामबंद होगा और एक आंदोलन की रूपरेखा हम इसमें तैयार करेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहा, हमारा जो अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा बहुत कुछ सालों में बहुत जटिल कर दी गई है, वो जटिल प्रक्रिया इतनी है कि रजिस्ट्रेशन आम आदमी का होने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। और अभी आपके अखबार के माध्यम से भी ये पता लगा है, न्यूज़ के माध्यम से, कि अब इन्होंने उसको ऑनलाइन से जोड़ने का काम, आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया है और ओटीपी का माध्यम से, जिसमें अभी हम लोगों ने जो इसको शुरू करा आज, लेकिन उसमें बड़ी समस्या आ रही है। जो ओटीपी है, 10 साल पहले का आधार कार्ड बना हुआ, मोबाइल चेंज हो गया, लेकिन ओटीपी दूसरे उस पर आ रहा है। तो इसकी ये समस्या बहुत आ रही है। इसके लिए भी हमने अपना सुझाव उनको रखा है कि ये ओटीपी वाली प्रक्रिया बंद करी जाए। तीसरा हमारा हमने एक सुझाव उनके लिए समक्ष रखा है कि जो यात्रा धामों में जो भीड़ लगती है वो लगती है प्राइवेट वाहनों से ज़्यादा, और उसमें दोष हमारी वाहनों को दिया जाता है कि उनके कारण। तो हमने उसमें लिखा है कि जैसे हमारी कॉमर्शियल वाहनों में ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, ऐसे ही प्राइवेट वाहनों में भी ट्रिप कार्ड बनाया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट हमने उनके समक्ष रखे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया। देखिए, अभी तो जो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बात बोली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बोला है कि पिछले बार की तरह जो है समस्या नहीं आएगी और स्मूथली हम इसको चलाने का काम करेंगे। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए अभी से नगर निगम ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। जगह जगह मच्छरों लार्वा को नष्ट करने के लिए नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में कार्य करने की योजना बना चुका है। प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि इसके लिए नगर निगम की कई टीमों का गठन किया गया है। डेंगू, मलेरिया, मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हर साल इसको लेकर वृहद स्तर पर नगर निगम प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जल भराव वाले जगह पर छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है और नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर व्यवस्थित तरीके से प्रबंध किए जा रहे हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई तो फॉगिंग वगैरह मच्छर खाने शुरू कर देते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, प्रातः प्रतिवर्ष जो है हम लोग होली के बाद जो है ये एक कार्य योजना बनाकर जो है कार्य शुरू कर देते हैं, जिसमें फॉगिंग और लार्विसाइडल का छिड़काव रहता है और इसके लिए कार्य योजना जो है बना ली गई है और अति शीघ्र जो है मार्च के अंत से पहले पहले हम लोगों के द्वारा जो है जो बस्तियों के इलाके हैं या फिर लो लाइंग एरियाज हैं या फिर जहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है, वहाँ पर जो है ज़रूरत अनुसार जो है कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए लार्विसाइडल का भी छिड़काव करेंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे जो है डिमांड अनुसार फॉगिंग का कार्य भी शुरू किया।
रामनगर जिम कार्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में बना रेस्क्यू सेंटर कार्बेट उससे सटे वन प्रभागों के कई तेंदुओं बाघों की जान बचा चुका है। वही अब रेस्क्यू सेंटर को देश के अन्य राज्यों के अनुरूप तैयार योजना बनाई जा रही है। पार्क प्रशासन ने इसकी क्षमता को 2.5 गुना तक बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। घायल वन्य जीवों को बेहतर उपचार देने के लिए साल 2020 में कार्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कराया गया, जिसमें अब तक कई ऐसे बाघ तेंदुओं को जीवन दान दिया गया है जो लगभग मौत को गले लगा चुके थे। रेस्क्यू सेंटर के बेहतर उपचार को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पार्क प्रशासन ने शासन को रेस्क्यू सेंटर में बाघ गुलदार के 32 नए बाड़े बनाने का प्रस्ताव भेजा। रेस्क्यू सेंटर के विस्तार के बाद कार्बेट के साथ ही देश के अन्य राज्यों के घायल वन्य जीवों को जीवन दान मिल सकेगा। देखिए, ढेला रेस्क्यू सेंटर जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, उसमें लेपर्ड और टाइगर कई वहाँ पर हैं। इसकी जो परमिशन होती है वो CZA जो है वहाँ से, दिल्ली से, भारत सरकार वहाँ से मिलती है। हमने जो यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर की जो डिज़ाइन वगैरह थे उनको पहले विगत वर्षों में फाइनल अप्रूवल के लिए CZA को भेजा था। उसमें उनके द्वारा कुछ आपत्तियाँ लगाई गई थी। उसके बाद पुनः हमने इस बार पूरा डिज़ाइन उसको नए सिरे से बना के, उनके जो मानक थे उनमें बना के उनको भेजा है। और अच्छी बात यह है कि उसमें CZA की अप्रूवल अब मिल चुकी है। उन्होंने उन डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया है। जो हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर था उसके साथ साथ हमने कुछ नई चीज़ें भी उसमें जोड़ी हैं, जैसे कि वहाँ पर जो एक अभी बाघ का बाड़ा है और एक लेपर्ड का बाड़ा है। एक बाड़े में एक बार में 10 बाघ रह सकते हैं और 10 लेपर्ड रह सकते हैं। तो जो हमने जो हमारे जो डिज़ाइन है उसके अनुसार उन जो बाड़े हैं उसका साइज थोड़ा चेंज किया गया ताकि एक बाड़े में 16 टाइगर और 16 लेपर्ड रह पाएंगे। और इसके अलावा एक एडिशनल अतिरिक्त एक टाइगर का बाड़ा और 2 लेपर्ड के बाड़े, उनका भी हमने डिज़ाइन उनसे अप्रूव करा लिया है। तो वो CZA ने अप्रूव कर दिया है। तो यानी कि अब वहाँ पर जो कैपेसिटी है अभी 10 टाइगर 10 लेपर्ड की है, पर भविष्य में जब ये बाड़े तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पर 32 टाइगर और 48 लेपर्ड वहाँ पर एक बार में रह सकेंगे। स्वास्थ्य केंद्र के CMS डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत चिकित्सा कर्मियों के साथ किसी जांच में जा रहे थे। इसी बीच अस्पताल के बराबर में चल रही खुशीपथ लैब में पहुंच गए। उन्होंने अपने कर्मियों से लैब को चेक करने को कहा। इस दौरान एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पर मिली। इस मशीन को यूपी से केवल अल्ट्रासाउंड के लिए लाया जाता था। इस दौरान मौजूद लोग बाहर निकल गए। CMS ने मामले की जानकारी SDM को दी थी। SDM ने बताया कि मशीन को बिना पंजीकरण के चलाया जा रहा था। मामले की रिपोर्ट बनाकर पुलिस चिकित्सा अधिकारियों को भेज दी गई। आगे भी बिना पंजीकृत लैब संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 4 धाम 2025 का आगाज़ होने जा रहा है और अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ हमने 4 जो हमारे मुख्य बिंदु थे उन बिंदुओं पर हमने RTO महोदय के सामने अपनी बातें रखी है कि एक तो सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिससे हमारा पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, वो समस्या है कि अन्य प्रदेशों के जो वाहन हैं, अन्य प्रांतों के जो वाहन हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश को केंद्र बनाकर यहाँ से यात्रा ढोने का काम कर रहे हैं, जिसका सबसे नुकसान जो हमारे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड वाहन हैं उनको हो रहा है, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, जीप हो, कमांडर हो। अल्मोड़ा जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग जैसे उल्लंघनों पर वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पर्वतीय जनपदों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बेसिकली उसके कई कारण हैं। उनमें एक कारण ओवरलोडिंग भी है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कई जगह पैराफिट नहीं है। कई बार जो है ये देखा जाता है कि शराब पी के लोग वाहन चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा जो अल्मोड़ा संभाग में विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं और सभी प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया है कि समय समय पर ऐसे चालकों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करें जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। मॉनसून में डेंगू के प्रकोप का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जिसकी रोकथाम के लिए देहरादून का जिला स्वास्थ्य महकमा मॉनसून से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट गया, जिसके चलते देहरादून के CMO डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा, सभी अधिकारियों को निर्देश देंगे कि डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी उपकरण, दवाइयों की मात्रा की समीक्षा कर ले ताकि सही समय पर जरूरी सामग्री का प्रबंध किया जा सके। देखिए, कल ही मैंने हमारी मंथली रिव्यू मीटिंग थी, तो कल उसमें डेंगू के बारे में भी चर्चा की गई और मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं अभी
कि हमें जितना भी लॉजिस्टिक है, जो भी हमें आवश्यकता है, उसको देख लें कि आवश्यकता हमारी वो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास में है कि नहीं है। जो फॉगिंग मशीन है, जो केमिकल है, मॉस्किटो नेट है, ऑल आउट है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा मार्च में उस चीज़ को देख लें, अपनी लॉजिस्टिक को उसको कंप्लीट कर लें। अप्रैल से मैंने कहा है कि जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं या सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं, आशाओं के माध्यम से अप्रैल से उसको हम टाइम से स्टार्ट करवा दें, ताकि हम इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि मानसून सीज़न का इंतज़ार ना करें। हम पहले से ही प्री मानसून उससे ही हम ये स्टार्ट करवा दें, ताकि लोगों को जागरूकता भी हो जाए उस संबंध में, और अगर पहले से कोई अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो उनका भी समाधान जो है समय से हो जाए। दूसरा मैंने देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्प्रेड जो होता है, जब एक मरीज़ इन्फेक्टेड होता है तो फिर आप देखते हैं कॉलोनी में दूसरा, तीसरा, चौथे लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो मरीज़ इसका मिलता है, उस मरीज़ को सभी को मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम और एक ऑल आउट हमारी तरफ विभाग की तरफ सभी को दिया जाएगा, मैंने कहा है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि उस इन्फेक्टेड मरीज़ को कोई मच्छर ना काटे, उसको बचाना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि कैसे हम उसको बचा सकें। मरीज़ को जैसे अस्पताल में भर्ती होता है वहाँ भी सब सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी, और अगर वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो घर पे भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। तीसरा ये हमारा पॉइंट है कि अगर कोई भी बीमार होता है तो उसको समय से जो है उपचार जो मिल पाए, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उसकी किसी को भी कमी ना हो। इस संबंध में पूरी तैयारियाँ जो हैं हमारी मार्च में कर ली जाएँगी, और जो प्राइवेट और जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग है प्राइवेट लोगों से, वो भी हम मार्च में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अप्रैल से हम फुल फ्लैश इस कार्य को कर सकें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।